खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तौंसा, चश्मा, गुड्डू और सखर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। तौंसा के मुकाम पर पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो 6,03,000 क्यूसेक है। आपको बता रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तौंसा, चश्मा, गुड्डू और सखर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। तौंसा के मुकाम पर पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो 6,03,000 क्यूसेक है। आपको बता रहे हैं, बारिश के हवाले से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तौंसा, चश्मा, गुड्डू और सखर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान में जो बारिशें हुई वहाँ पर बरसाती नालों के बायस जो फ्लड आया, अब वो तो गुजर गया, लेकिन अब खौफ इस बात का है कि जो काबुल वाली साइड में और KPK वाली साइड में जो बारिशें हुई हैं, उन दरियाओं का पानी कालाबाग डैम से निकलने के बाद चश्मा बराज पहुँच रहा है और चश्मा बराज से उसके अखराज के बाद अब तमाम की नज़रें, साउथ बेल्ट की नज़रें वो तौंसा हेड बराज के ऊपर है और दरिया सिंध के ऊपर हैं। अब इसमें तौंसा हेड बराज के ऊपर आज हमने मुख्तलिफ जो यहाँ पे महकमा आपाशी के अफसरान थे और बाकायदा उनसे बात की, क्योंकि यहाँ के अतराफ़ में जो लोग हैं अब वो परेशान भी हैं। उनके अंदर एक थ्रेट अलर्ट है कि अगर ये पानी बड़ी तादाद में जो पीछे से आ रहा है काबुल वाली साइड, दरिया काबुल से, कालाबाग डैम से, चश्मा बराज से, वो पानी उनके लिए कितना ख़तरा हो सकता है। तो जो महकमा आपाशी के यहाँ पर जो टीम मौजूद थी, उन्होंने आगाह किया कि यहाँ पे इस वक्त तौंसा हेड बराज के ऊपर पानी का अखराज वो 6 लाख क्यूसिक से ज़ायद है, यानी कि 6 लाख क्यूसिक का ज़ायद होने के बावजूद जो पीछे से पानी आ रहा है उसकी बहुत ज़्यादा तादाद बताई जा रही है। लेकिन अब इसमें आम शहरियों के लिए ये समझने वाली बात है कि ये जो 6 लाख का रेला गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 8 लाख का जो मज़ीद रेला आएगा वो इसको इसके अंदर जमा करे या इसके अंदर काउंट करे। तो इससे अगर काउंट करेंगे वो तो 14 लाख की क्यूसिक की बात इस हद तक बात जो है वो पहुँच जाएगी। लेकिन ये जो 6 लाख का क्यूसिक का रेला है ये तो गुजर रहा है, और जो पीछे से पानी आ रहा है अगर वो 8 लाख का भी होता है तो वो आसानी से यहाँ से गुजर जाएगा, कोई इतना ख़तरा नहीं है। लेकिन ख़तरा इस हद तक है कि जो इस दरिया के साथ साथ लोग बैठे हुए हैं, जो इस दरिया के पेट के अंदर आ रहे हैं, जो इसकी जगह है, जो वहाँ पे होगा, उनके लिए ख़तरा ज़रूर है। तो इस हवाले से क्योंकि कोटद्दू की इंतज़ामिया ने भी हाई अलर्ट किया हुआ है कि अपने मुज़ाफ़ाती इलाकों को कि वहाँ पर भी पानी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो महकमा पाशी के अफसरान हैं उनसे एक टेक्निकल चीज़ें हमने कुछ पूछी, तो उन टेक्निकल चीज़ों से लग यही रहा है कि पानी का जो पीछे से बहाव है वो आसानी से गुजर जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन लोग ये बात ज़रूर समझें कि इस चीज़ को काउंट मत करें कि अगर 6 लाख गुजर रहा है तो 8 लाख रेला मजीद गुजरेगा तो 14 लाख हो जाएगा, ये गलत है। सही ये है कि अगर 6 लाख पानी गुजर रहा है तो 8 लाख मजीद अगर पीछे से आएगा तो वो उसका फ्लो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चश्मा बराज से, वो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ से पानी का जो अखराज है वो अब उसकी सतह कम होती जा रही है। लेकिन इस वक्त तौंसा हेड बराज के ऊपर क्योंकि इनके 65 गेट हैं इस हेड बराज के, तो इसमें से उन्होंने 65 गेट बराज ही उन्होंने ओपन किए हुए, लेकिन उसकी जो सतह वो 7 से 8 लाख बताई जा रही है कि 7 से 8 फुट तक वो उन्होंने गेट अपने ओपन किए हुए हैं। और गेट ओपन करने के बाद जो दरिया के अंदर पानी की अप्रॉक्सीमेटली सतह है वो 10 फुट से उसकी बुलंदी जो है वो ऊपर होना शुरू हो चुकी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अब इसके तौंसा हेड बराज के ऊपर जो दरिया सिंध की सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, तो इसके अतराफ़ में जितनी भी आबादियाँ हैं, जो कच्चे के इलाके होंगे, उनके लिए इंतहाई ख़तरा है। क्योंकि कस्बा गुजरात के साथ कुछ बेट का इलाका है, वहाँ पर जो ज़रई ज़मीनें हैं उसकी इतला मसूल हो रही है कि वो वहाँ तक पानी जो है वो इस दरिया का वो पहुँच चुका है। तो अगर वहाँ से पानी का फ़्लो अगर 8 लाख से ऊपर होता है तो फिर इससे इसके अतराफ़ में, दरिया सिंध के अतराफ़ में जितने भी इलाके होंगे, जो कच्ची बादियाँ होगी, बस्तियाँ होगी, तो उनको ये पानी मुतासर कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि ये 6 लाख का रेला जो है वो गुजरा है, और अभी कल तक मज़ीद इसमें पानी अगर 2 लाख ऐड कर लिया जाए तो ये 8 लाख क्यूसिक का पानी हो सकता है। तो इससे जो आसपास की आबादियाँ उनको तो नुकसान होगा, लेकिन बज़ाहिर जो बड़े शहर हैं उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। जी, दरियाए सिंध में पानी में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया अली राम में तफसीलात के लिए।
जिंदगी ना रही आसान, मुश्किल में आ गए सैलाब ज़दगान। जनूबी पंजाब में सैलाब ने बखेरी है हर तरफ तबाही। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गई। माल मवेशी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतजर हैं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में सैलाब ने बिखेरी हर तरफ तबाही की दास्तान। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गईं। पानी माल मवेशी भी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतजर हैं। आपको बता रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के बारे में। जनूबी पंजाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गईं। माल मवेशी भी पानी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतजर हैं। आपको बताते चले सैलाब की सूरत हाल के बारे में। जनूबी पंजाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गई। माल मवेशी भी पानी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतजर हैं। आपको बता रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के बारे में। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जनूबी पंजाब में भी गरीबों से छतें छिन गई, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गई। माल मवेशी भी पानी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतजर हैं। आपको बता रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जनूबी पंजाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गईं। माल मवेशी भी पानी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतजर हैं। आपको सैलाब की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं एमएनए जरताज गुल और सरदार मोहम्मद खान लगारी साहब से। जी लगारी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप सैलाबी सूरत हाल के बारे में? लोग दरबदर हैं, खुराक की किल्लत है, बताइएगा। हम अपनी पीटीआई एमएनए जरताज गुल से सवाल कर लेते हैं। जी जरताज साहिबा, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल के बारे में? लोग दरबदर हैं, खुराक की किल्लत है, क्या सूरत हाल है सैलाब की? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी आप खुद अपने मनाजिर दिखा रहे हैं। मैं तो अब तक दीपर पे हूँ और मैं मुसलसल अपने हल्का में मौजूद हूँ। मैं आज भी अपने हल्के में बस्ती खोसा में राशन तकसीम करने के लिए गई हुई थी और मैं हर रोज अपने लोगों तक कांटेक्ट में रहती हूँ। मैं इंतजामिया को भी लेकर जाती हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर आपके सामने है कि डेरा गाजी खान के अंदर तबाही हुई है और ये जो 13 के 13 नाले हैं या रुट कुइयां हैं जिसको हिल टॉरेंट्स कहते हैं, ये जबरदस्त बारिश की वजह से हमारे लोगों के ऊपर जो है वो उबल पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है आपने कि मकानात का भी नुकसान हुआ है, जाने नुकसान भी हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है, छतें भी उनकी गिर गई हैं, जमीन के अंदर कटाव हुआ है, खड़ी जो उनकी फसलें थी वो भी तबाह हो गई हैं। और अब तो जहाँ पे मुसलसल पानी या बारिश जो इस वक्त ज्यादा हो रही है बहुत बेहतरी है कि शुक्र कम बारिश हुई है, लेकिन जो मुसलसल खड़े पानी में लोगों के घर डूबे हुए हैं, कनाल डूबे हुए हैं, वहाँ पे जो बारिश हो रही है तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ और आजमाइश है। स्नेक बाइट्स भी शुरू हो गई हैं, मॉस्किटो बाइट्स भी शुरू हो गई हैं और स्किन डिजीजेस भी स्टार्ट हो गई हैं। जहाँ तक आपने मुझसे रिलीफ का पूछा है, वहाँ पंजाब में हमारी गवर्नमेंट में अपने पंजाब के रिलीफ के इलाके आपको जरूर बता सकती हूँ कि 11,500 से ज्यादा हम लोगों ने टेंट तकसीम किए हैं। 2 लाख की टेंट की लेकिन हमें जरूरत है। अभी मजीद हमने लाहौर से ऑर्डर दिया हुआ है। इंशाल्लाह इंतजामिया और मुखैर हजरात हम दोनों जो है वो मिल के टेंट देंगे। और जहाँ जो मुझे समझ आई कि क्यों इतनी ज़्यादा टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो 17 रिलीफ कैंप्स बनाए और 17 रिलीफ कैंप्स में हमारे पास खैमा भी मौजूद है, बिल्डिंग्स भी मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर भी मौजूद है। जो TDCP का होटल है सखी सरवर में, उसमें तो हमने बाकायदा बच्चों के लिए स्कूल का भी इंतजाम कर लिया है और जो उनका लाइफ स्टॉक है उनके लिए भी हमने उनको जगह बना दी है। और हमारे पास कुक्ड फूड हम जाके रिलीफ कैंप्स में देते हैं, सैलाब ज़दगान को भी देते हैं और राशन जो पैकेट्स है वो तो हम ऑलरेडी ही तकसीम कर रहे हैं। टेंट की वजह से समझ आई इतनी ज़्यादा डिमांड इससे कि एक तो हमारा सख्त पर्दे का सिस्टम है, दूसरा इशू ये है कि क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो बुजुर्ग और ख़वातीन जो वहाँ पे मशहूर है उनको हर एक को अपना अलग खैमा जो है वो चाहिए। तो 11,500 जो है हम वो तकसीम कर चुके हैं। 17 हमारे रिलीफ कैंप जो हैं
وہ بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کوکڈ فوڈ ان کو 2 ٹائمز دیتے ہیں، اور صاف پانی کا پانی بھی دیتے ہیں، راشن بھی تقسیم کرتے ہیں. لیکن تباہی اتنی بڑی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، تباہی اتنی بڑی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر انتظامیہ اور مخیر حضرات اور سول سوسائٹی مل کے ہی اس سے نمٹ سکتی ہے. 5 وقت پہلے یہ مونسون کا 2 دن سے یہاں پہ بھی بارش کم ہوئی، 6 پہلا بھی آنا ہے، لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 6 پہل جو ہے وہ نہ ہی آئے، کیونکہ مزید تباہی کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. جی زرتاج صاحبہ بتائیے گا، بہت سارے سیلاب زدگان تک ابھی جو ہے یہ امداد نہیں پہنچ سکی، خوراک کی قلت ہے، لوگ در بدر ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے جن تک ابھی امداد بالکل نہیں پہنچ سکی؟ لیکن میں آپ کو اپنی ایک بستی گل محمد چالیہ کی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ وہ 3 دن پہلے پہلی دفعہ اس کا راستہ کھلا ہے. اس کے لیے ہمیں راشن پہنچانے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے ہم بار بار انتظام کے ساتھ مل کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کی رہائش کے لیے 17 ریلیف کیمپس بنائے ہیں، آپ اس میں رہائش پذیر ہو جائیں، ہم آپ کو ساری فیسیلیٹیشن کریں گے، کیونکہ جہاں پہ بہت زیادہ فلڈ آیا ہے وہاں پہ ہمیں کوکڈ فوڈ راشن پہنچانا، اور اگر راشن دیتے بھی ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پانی کھڑا ان کو کھانا بنانے میں بہت مشکل آتی ہے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں آپ ریلیف کیمپ میں شفٹ ہو جائیں. لیکن وہ گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی جانوروں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، زمین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور کوئی اپنا گھر بار چھوڑنا نہیں چاہتا، زبردستی ہو نہیں سکتی ہے. وہاں پہ میں 1122 کو میں شاباش دیتی ہوں. میں خود ان کے ساتھ گئی ہوں، کشتیوں کے ذریعے ہم کوکڈ فوڈ ان کے پاس لے کر جاتے ہیں. مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ریسکیو 1122 کے نوجوان ہیں، سول ڈیفنس کے، بہت ہی جدار اور بہادر ہیں. آپ یقین کریں کہ میرے پاس جو ریسکیو 1122 کے عملہ یہاں پہ جو نوجوان میرے پاس یہاں ڈیرہ غازی خان میں کام کرتے ہیں، ان میں ایسی ہے عادت جن کے اپنے گھر جو ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی جو ہے تکلیف اور آزمائش کو چھوڑ کے اپنی وطن کی مٹی سے وفا نبھا رہے ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسٹیٹ کے نوکر ہیں، اور ہم نے چونکہ ریسکیو 1122 کی ہم نے ایک حلف لیا ہے. وہ بالکل مستعد ہے، وہ میرے ساتھ جاتے ہیں، اور جا کے بہت زیادہ مشکل علاقوں میں جہاں بستی میں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں جا کے وہ کشتیوں کے ذریعے راشن دیتے ہیں. ہم نے ان کے یقین کرے، آپ اگر فوٹیج دیکھیں، راشن بھی جو ان کے جو دانے جو انہوں نے سال کے جمع کیے ہوئے تھے وہ بھی بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں آپ کو اپنی کارکردگی کے لحاظ سے ضرور یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جس دن سے ہمارے پاس سیلاب ہے ہم لوگ اس دن سے الرٹ کریں. آپ کو بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ فلڈ ایک دن میں نہیں آیا، یہ سال کی سب سے زیادہ ہائیسٹ پہلو ہوئے ہیں، سب سے زیادہ بارشیں اس سال ہوئی ہیں. اس کی این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم اے کو اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جتنے وہ تھے ارلی وارننگ 3 مہینے سے پہلے سے دے دینی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی رجیم چینج کی وجہ سے ہمارے پاس تو حکومت نہیں تھی، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ان کو لوٹ مار سے اور ہمارے اوپر پرچے کرانے سے اور دہشت گردی. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ، اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. آپ کو بتا رہے تھے جنوبی پنجاب میں سیلاب نے بکھیری ہر طرف تباہی، پانی نے غریبوں سے چھتیں چھینی، لاکھوں ایکڑ پر فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں، پانی مال مویشی بھی بہا لے گیا، متاثرین کھلے آسمان تلے مسیحاؤں کے منتظر ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ملک کے دیگر علاقوں کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی، پانی نے غریبوں سے چھتیں چھینی، لاکھوں ایکڑ پر فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں، پانی مال مویشیوں کو بھی ساتھ بہا لے گیا، متاثرین کھلے آسمان تلے مسیحاؤں کے منتظر ہیں. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عظمت بزدار سے. جی عظمت، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم تونسا شریف کے حوالے سے بات کریں تو تونسا شریف میں سب سے پہلے یہاں پہ سیلابی صورتحال تھی. 26 جولائی کو آنے والے سیلابی ریلے نے جہاں پہ تباہی مچا دی تھی، جس کے بعد جہاں پہ 10 افراد اسی وقت اسی دن جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جہاں پہ حکومت کی جانب سے تاحال آج 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، سیلاب متاثرین کو ابھی تک کوئی خاص ان کی امداد سامنے نہیں آئی. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے جہاں کا دورہ کیا، لوگوں کو امداد کے لیے کہا گیا کہ ان کو امداد دی جائے گی، لوگوں کو چیک بھی دیے گئے، لیکن جہاں پہ لوگوں کے چیک تو ابھی تک کاغذ کے ٹکڑے رہ گئے، وہ چیک ابھی تک بھی کیش نہیں ہوئے.
جس کی وجہ سے جہاں پہ متاثرین سیلاب اس وقت بھی پریشانی کا شکار ہیں. ان کے گھر مسمار ہو گئے, وہ ان کے مال مویشی دریا برد ہو گئے, ان کی فصلات اجڑ گئیں. ان کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ اس وقت قابل رحم صورتحال ہے, جہاں پہ دورے تو کیے جا رہے ہیں لیکن افسوس کہ جہاں پہ حکومتی امداد نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے جہاں کے مکین انتہائی پریشان ہیں. اور اس وقت بھی جہاں پہ اگر میں بات کروں تونسا کے رمک سے لے کر پلکمبر تک, جہاں پہ لترا ہے, واوا ہے, ٹبی ہے, نتکانی ہے, ریدرا ہے, مگروٹا ہے. عظمت, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا اے سی تونسا اسد علی چانڈیا نے. جی سر, بتائیے گا کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ جی میڈم, الحمدللہ ہم پورے ہماری جو انٹائر تحصیل ہے 162 مواضعات ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, تو اس میں ہمارا ریلیف آپریشن ہے وہ ریہیبلیٹیشن ابھی پروسیس ہمارا جاری ہے. اس کے لیے اب تک ہم 6062 جو ٹینٹس ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں اور 14095 وہ راشن ہم تقسیم کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو این جی اوز ہمارے پاس ڈیلی ادھر آ رہی ہیں, ان کو ہم جو افیکٹڈ بستی ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا عملہ ساتھ جاتا ہے اور وہاں پہ خود وہ جا کے تقسیم کراتے ہیں تاکہ جو امداد ہے مستحقین تک پہنچے. اس کے علاوہ ہماری 16 ڈیتھس ہوئی ہیں جس کی ہم نے کمپنسیشن بھی ان کو گرانٹ کر دی ہے. 8 لاکھ کا چیک ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے فی خاندان کو, وہ بھی ہم نے ان کو ڈیلیور کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ابھی سروے جو ہے وہ گھروں کا سٹارٹ ہوا ہے, جس کے لیے ہم نے 48 ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی ہوئی ہیں جو گھر گھر جا کے ہر گھر کا سروے کر رہے ہیں. یہ سروے کے بعد گورنمنٹ کی جو پالیسی کے مطابق جس کے جو پیسے بنتے ہوں گے وہ بھی ہم ان کو ڈیلیور کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو ریلیف کیمپس ہیں وہ 5 ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ایک میں ہمارے اس ٹائم مکین ہیں ہمارے پاس 20, باقی جو ہیں وہ ابھی اس ٹائم ویکنٹ ہیں. لیکن وہ جس دن ہمارا ناڑی جو ایریا ہے وہاں پہ باٹھی سے ہمیں آتا ہے پانی, تو وہ جس دن انہوں نے آنا ہوتا ہے وہ ہم ان کو اپنے 10 ویگن ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. وہ جس کو وہ پیسنجرز کو لے کے ہمارے کالج میں آتے ہیں, ہم یہاں ان کو دیگ, بچوں کے لیے فوڈ اور دودھ وہ ساری چیزیں مہیا کرتی ہیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. اور جب وہ جانا چاہتے ہیں ہم ان کو اپنی ٹرانسپورٹ پہ واپس بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ جہاں بھی جانا چاہتے ہوتے ہیں. اچھا صاحب, بتائیے گا ان انتظامات کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جیسے کہ سیلاب کا دور ہے اور اس دور میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس فکس جو سینٹرز ہیں وہ 13 ہیں اور 8 جو ہیں وہ ہمارے موبائل سینٹرز ہیں. جہاں جہاں ہم فیل کرتے ہیں کہ وہاں نیسیسٹی ہے وہاں پہ ہم اپنا کیمپ ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں. 3 دن کے لیے ہم ایک جگہ پہ کیمپ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس این جی اوز ہیں, تقریباً 15 این جی اوز کے کیمپس لگے ہوئے ہیں جو مختلف ویسینٹی میں جہاں پہ کنجسٹڈ آبادی ہے یا جہاں سے بھی کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے وہ وہاں جا کے کیمپ لگا دیتے ہیں. وہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے, 3 دن کا بھی ہوتا ہے, ہفتے کا بھی ہوتا ہے. ہمارے 13 اس کے علاوہ جو چل رہے ہیں وہاں پہ بیسک جو بھی دوائیاں ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ بھی ہوا ہے اور وہ کمپنسیٹ بھی ہو رہے ہیں. بہت شکریہ اسد علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عظمت علی بردار صاحب جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سیلاب زدگان کی. آپ کو بتا رہے تھے ملک کے دیگر علاقوں کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی. پانی نے غریبوں سے چھتیں چھین لی, لاکھوں ایکڑ پر فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں. پانی مال مویشی بھی ساتھ ہی بہا لے گیا. متاثرین کھلے آسمان تلے مسیحاؤں کے منتظر ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں تیز دھوپ میں موسلا دھار بارش. شہر کے ایک حصے میں تیز دھوپ جبکہ دوسرے حصے میں تیز بارش ہوئی. پرانی گھاس منڈی چوک میں تیز بارش, پیاز پاک کے اطراف میں تیز دھوپ, گارڈن روڈ میں تیز دھوپ اور اندرون شہر میں تیز بارش ہوئی. شہر کے مشرقی حصوں میں بارش اور مغربی حصوں میں دھوپ رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا. پنجاب کابینہ کا سیلاب متاثرین سے مکمل یکجہتی کا اظہار. پنجاب کابینہ کا 1 ماہ کی تنخواہ متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے دینے کا اعلان کیا گیا. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا اپنا ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا گیا. کابینہ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ دیگر صوبوں کی ضروریات پوری کرنے کا فیصلہ کیا گیا.
पंजाब हुकूमत दीगर के सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात और मेडिकल स्टाफ भिजवाएगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा बहन भाइयों के साथ हैं। राजनपुर, डीजी खान और मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों को आफतजदा करार देने के फैसले की तौसीक की गई। जनूबी पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दूर दराज इलाकों में फजाई ऑपरेशंस के जरिए खैमे और खुराक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। कोटला काजी नसीब, तहसील करोड़ लाल हिसन, जिला लिया में पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। मुकामी लोगों को दरियाए सिंध के नजदीकी इलाके में तुग़यानी की वजह से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डीजी खान और राजनपुर के मुतासरा इलाकों में पाक फौज के दस्ते दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। राजनपुर के मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंपों में पका हुआ खाना और खुश्क सामान फराहम किया गया। मुल्तान डिवीजन में खुराक और दीगर जरूरी सामान जमा करने के लिए 12 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के लिए मां बारगाह हुसैनिया में कैंप लगाया गया। 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल 15 लाख का सामान, जिसमें जरूरियात जिंदगी का सामान मौजूद है, रवाना किया गया। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन हैदर मां बारगाह हुसैनिया के खतीब मौलाना सैयद तकीद नकवी बुखारी के पास मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद पर, जहाँ पर मुतासरीन सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ पे मिल्लत इस्लामी के नौजवानों की जानिब से यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। और आज जो है 3 गाड़ियों पर तकरीबन 15 लाख मालियत का जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है, आज जो है सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर खतीब इमाम बारगाह हुसैनिया जनाब सैयद मोहम्मद तकी नकवी बुखारी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, कितनी मालियत का सामान है और कैसे ख्याल आया है लोगों के लिए आपको जमा करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल तो ये था, मुतासरीन से हर फर्द मुतासर था। इन जवानों ने ये तहरीक दिलाई। हमने जुमे के दिन ऐलान किया, बेहम्दुलिल्लाह आटा, चीनी, दाल, मेडिसन, कपड़े बहुत कुछ जमा हो गया। तकरीबन 14-15 लाख का है। 3 गाड़ियाँ सामान से भर गई हैं। वो अपनी मंजिल की तरह रवा हैं और सब जो मुसलमान मुतासिर हुए उनका हक है और हम उनकी मदद नहीं, उनका हक देने उनके पास जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए आप? सब लोग जितने पाकिस्तानी हैं, जो हालात टीवी पे खबरनामे पे आप देखते हैं, और हर फर्द को अपनी जगह पे उनकी मेहनत करनी चाहिए। और हमारी हर मस्जिद जो है उनके लिए यानी ये इंतज़ाम करे और मुतासरीन का दुख जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सैयद मोहम्मद तकी नकवी बुखारी साहब का ये कहना है कि इंसानियत के बिहाफ पर खिदमत खल्क़ खुदा के तौर पर हर शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि सैलाब मुतासरीन के साथ उनके शाना बशाना खड़े हों और मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ दिया जाए। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल जनूबी पंजाब को डेंगू फ्री बनाने के लिए सरगर्म अमल है। सेक्रेटरी हेल्थ का मुल्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा। सेक्रेटरी ने आउटडोर और इंडोर सर्विलियंस को चेक किया। बोस्टन टाउन और दीगर इलाकों में डेंगू के पेश नज़र मुख्तलिफ निजी हॉस्टल्स में सफाई को चेक किया गया। सेक्रेटरी हेल्थ ने वाटर और एयर कूलर्स में पानी की मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार किया। सेक्रेटरी की सेहत याब होने वाले मुख्तलिफ मरीजों और उनके दीगर मेंबरान से मुलाकात हुई। सेक्रेटरी की DHO डॉक्टर गुलाम मुर्तजा को एरिया में डेंगू सर्विलेंस कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की गई। जनूबी पंजाब के तमाम अजला में डेंगू के तदारक के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब। मुल्तान में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद डेंगू मुहिम के इकदाम और आगाही मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहर वटू ने जिला में डेंगू लार्वा की तल्फी के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हालिया मौसम के बायस डेंगू लार्वा की अफजाइश का खतरा बढ़ गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब डेंगू लार्वा मिलने पर कमर्शियल और निजी इमारतों को सील करने का आगाज किया जाए। जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि तमाम अस्पतालों में डेंगू के इलाज की सहूलत फराहम की जाए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा इम्तिहान आ गया। कपास के काश्तकार तैयार हो जाएं, एक तरफ चुनाई का वक्त है तो दूसरी तरफ कीड़ों का हमला भी हो चुका है। जनूबी पंजाब में कपास के काश्तकारों की मुश्किलात कम न हो सकी। पहले मानसून की बारिश और अब सितंबर में कीड़ों सुंडियों का हमला हो गया। काश्तकारों के लिए बड़ा इम्तिहान आन पहुंचा, क्योंकि एक तरफ चुनाई का वक्त है तो दूसरी तरफ कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। पेस्ट में जो सफ़ेद मक्खी टॉप पर है, फिर उस पर गुलाबी सुंडी है, आर्मी बम जैसे लश्करी सुंडी कहते हैं वो भी आ रही है, और भी देख लें। लेकिन ये चीज़ें और साथ साथ वीड्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो तो स्प्रे और साथ हम केमिकल स्प्रे भी कहते हैं, साथ साथ आप प्लांट एक्सट्रैक्ट भी करें सफ़ेद मक्खी के खिलाफ। डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान डॉक्टर सगीर अहमद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि रवां साल मौसमी सूरत हाल की वजह से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। काश्तकार सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के लिए बायो पेस्टिसाइड्स और जरूरत के मुताबिक केमिकल स्प्रे करें। पिंक बॉल वार्म ये स्प्रे भी कर सकते हैं केमिकल, साथ साथ टबैको का इस्तेमाल 3 किलो फी एकड़ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिली बग का टारगेटेड इस्तेमाल, और वीड्स का जो है ना ये छीट चढ़ा के ग्लाइफोसेट 1500 ml फी एकड़ स्प्रे करें। माहिरीन ने इम्कान जाहिर किया है कि अगर काश्तकारों ने तमाम इकदाम किए तो सितंबर के महीने में भी फी एकड़ पैदावार 20 मन तक हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स पेयर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई। 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न करवाने की सूरत में भारी जुर्माने किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स पेयर्स अफराद के लिए जो है खतरे की घंटी बजा दी गई है। 30 सितंबर तक गोशवारे शो न करने की सूरत में जो है वो सख्त जुर्माने भी किए जाएंगे। तो हम तक पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, खतरे की घंटी बजा दी गई है टैक्स पेयर्स के लिए? देखें, हर साल की तरह जो ना जो टैक्स पेयर्स हैं वो जो ही तारीख नज़दीक आती है तो वो इसको ईजी लेते हैं। यही कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि फिर वो इस रिटर्न फाइलिंग की डेट में ना एक्सटेंशन कर देती है। इस बार ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस मरतबा 30 सितंबर से आगे डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। और इसके जो टैक्स पेयर्स को इसके काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं टाइम पर टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने के। सबसे बड़ा तो ये होता है कि जुर्माने और पेनल्टीज़ का एक हमारा सिस्टम है FBR का। इससे बढ़ के ये है कि इनके ऑडिट्स में केस सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर जब महकमा किसी को इन्वेस्टिगेटिव आइज से देखता है तो फिर उस पर काफ़ी लकूने सामने आते हैं और उनके जो ना उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस वगैरह बनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि तमाम टैक्स पेयर को चाहिए कि वो 30 सितंबर से पहले अपने टैक्स गोशवारे फाइल कर दें। वो 30 सितंबर से पहले जो है वो अपने टैक्स गोशवारे उसको फाइल कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है सख्त इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है। और अगर 30 सितंबर तक गोशवारे शो ना कराए गए तो फिर पहले ही गोशवारे जमा करवा दिए जाएं। शुक्रिया ज़ुहैब तफसीलात के लिए। जलालपुर पीरवाला शरीफ रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शे में तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 20 साला नदीम जाँ बहक हो गया, जबकि 45 साला शख्स जख्मी हुआ। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से है। रेस्क्यू की जानिब से जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्राली पुलिस ने कब्जे में ले ली, ड्राइवर फरार हो गया। बहावलपुर ताजिर का अगवाशुदा बेटा 6.5 माह बाद बाजियाब करवाने पर ताजिरों का पुलिस अफसरान को खराज तहसीन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार, ASP डॉक्टर अजीज और SHO। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी जिम्मेदारी है और अगर कोई भी विक्टिम हमारे पास आए और उसकी उम्मीदें आज भी अगर पुलिस से जुड़ी हुई हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक हेल्दी साइन है कि लोग आज भी ये तवक्को करते हैं कि अगर पुलिस दयानतदारी और ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करे तो जराइम की सरकोबी और जो जराइम पेशा अनासर हैं वो आज भी इस मुआशरे में उनकी बीख को नहीं की जा सकती है। इस केस के अंदर पुलिस ने इंतहाई मेहनत के साथ काम किया और जिम्मेदारी के साथ काम किया। इसमें जो लवाहिकीन है बिलखसूस इस केस में मियाँ इफ्तिखार साहब और ये इनकी जो फैमिली है, मैं इनके सब्र को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इन्होंने जो तावन पुलिस के साथ किया मैं उस पर इनका शुक्रगुजार हूँ। अगर इनका तावन हमारे साथ ना होता तो शायद हमें इसके अंदर कामयाबी ना मिलती। ये जराइम की रोकथाम अकेली पुलिस इस मुआशरे में नहीं कर सकती। ये जितने भी मुआशरे के
अनासर हैं जिसमें मीडिया, अंजमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और पुलिस अगर मिलकर इलाके के अंदर जराइम को रोकने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात इसमें कामयाबी अता। नेक नीयत मंजिल आसान। मुल्तान में फूडी कपल के नाम से व्लॉग्स बनाने वाला कपल आज शोहरत की मंजिलें तय करने लगा। तफसीलात जानिए सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। मीना हबीबा और सईद खान मुल्तान के रिवायती खानों के व्लॉग्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। शहर के कदीम और मुनफरिद खानों को तलाश करके कैमरे की आंख से दूसरों तक पहुंचाते हैं। फूडी कपल व्लॉग्स के जरिए खानों और सकाफत को दुनिया में मुतारिफ करवाना चाहते हैं। आइडिया तो हमारे पास पहले ही था, हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, पोस्टिंग करते थे, वो स्टिल इमेजेस होते थे और हम लिखते थे। तो अब ये था कि मीडियम को चेंज किया जाए, ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए। इनका ये होता है कि मैंने फूड बिजनेस भी करना होता है, अपने कस्टमर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है। बच्चों को एक कंप्लीट वो रूटीन भी होती है जो एक आम औरत की होती है। जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने की ख्वाहिश लिए इस जोड़े ने 4 साल कबल मुख्तलिफ जगहों के फूड रिव्यूज देने से काम का आगाज किया। अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हमने पहले मुल्तान, पाकिस्तान पे वर्ल्ड वाइड हमने पूरा टूर करना है और हमने वहाँ के दुनिया के खाने, बाकी दुनिया के खाने, क्योंकि ऐसे बहुत से खाने हैं जो इवन मुल्तान में मिलते हैं, लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए नहीं पता होता। अब मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मुझे ये नहीं पता होगा कि उकाड़ा में क्या मिलता है या कहाँ से अच्छा मिलता है। तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि आप ग्लोबली बहुत इजीली कोई भी चीज आप इकट्ठे यूनाइट कर लेते हो। इनके अलावा कोई दूसरा फूड व्लॉगर कपल मुल्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब अपनायत और दाद वसूल करते हैं। औरत को अगर मर्द की सपोर्ट हासिल हो तो वो दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। ये अंदाजा आपको मुल्तान के फूडी कपल से मिलकर हो गया होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।